नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे दूसरी प्रश्नावली की, तो आज अपन बात करेंगे दूसरी की विविध प्रश्नमाला की, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, वो भी सही है। और कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर विविध के प्रश्न आ जाते हैं, तो विविध भी एक महत्वपूर्ण भाग है आपके इस प्रश्नावली का, यानी सभी प्रश्नावली में विविध महत्वपूर्ण है। तो आपसे क्या है, आगे जो भी प्रश्नावलियां होगी जिसकी विविध होगी वो भी करेंगे। तो अगर आपको ये लग रहा है कि विविध करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, ये भी आप कमेंट में लिखकर बताएं। वैसे तो मेरे हिसाब से तो विविध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, करनी ही चाहिए। तो देखते हैं दूसरी प्रश्नमाला, इस तरीके से देखेंगे ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है तो पहले दूसरी प्रश्नावली के जो पार्ट हुए हैं पहले 2.4 तक, वो आप अच्छी तरह देखें। अगर आप प्रश्नावली सीख गए तो विविध बात आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको इसमें इस तरीके से समझाया गया है ताकि अगर आपने पीछे वाले सवाल नहीं किए तो भी यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है, पूरा देखने के बाद आप इसके सवाल आसानी से कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपन दूसरी विविध प्रश्नावली। तो देखते हैं इसका सबसे पहला सवाल क्या दिया हुआ है। आपको दिया 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये आपके 2019 के पेपर में सबसे पहला प्रश्न यही आया था, यानी 2000 ये जो विविध प्रश्नमाला का सबसे पहला प्रश्न है, ये आपके 2019 पेपर में 1 नंबर का आया था। तो आपको देखो विविध से भी प्रश्न आते हैं, तो इसको भी ध्यान से रखना है। देखो सबसे पहले आपको 196 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो देखो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 196 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 98। 98 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 49। 49 में 2 का भाग जाएगा यानी 7 का जाएगा सीधा, फिर 7 आएगा, 7 में 7 का देंगे तो 1। यानी 49 के जो 196 के जो गुणनखंड है वो इस तरह से लिखे हैं 2 × 2 × 7 × 7, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 7 की घात 2। आपको क्या पूछा है, इसने पूछा है इसकी घातों का योगफल, तो यहां लिखेंगे घातों का योगफल। तो देखो घातें जोड़ लो, 2 ये है 2 ये है, तो कितनी होगी 4। तो इसका आंसर क्या था 4। सिंपल सा क्वेश्चन था 1 नंबर का। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आपसे पूछा है इसके घातों का योगफल, यानी जो इसकी घात है उसको जोड़ना है, तो कितना योगफल आया 4। उसके बाद इसका दूसरा सवाल देखते हैं। आपको दिया दो संख्याओं को m बराबर q की पावर क्यूब है n p² p क्यूब और q दिया हुआ के रूप में लिखा जाए, तब m और n का महत्तम समापवर्तक बताइए, जबकि p और q क्या है अभाज्य संख्या। तो देखो आपको दिया हुआ है m बराबर दिया हुआ है p और q का क्यूब, और n बराबर दिया हुआ है p क्यूब और q। आपको निकालना है इसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF। बिल्कुल सिंपल है। देखो HCF में क्या होता है, दोनों में कॉमन आना चाहिए और जो कम घात वाला है वो लेना है। देखो इस p की घात कितनी है 1 और इस q की घात 1, तो p इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो ये लिख दिया p। और कम घात कितनी है 1 है या 3 है, तो 1 वाला लिखेंगे। अब देखो q भी दोनों में आ रहा है, कम घात वाला 1 बार घात है, तो ये क्या आ गया इसका HCF। तो ये थे इसका पहला और दूसरा सवाल। अब देखते हैं तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है। 95 और 152 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF आपको ज्ञात करना है। तो पहले इसके अपन क्या कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड 95 के। तो 95 में सबसे पहले भाग देंगे तो देंगे 5 का, 5 का देंगे तो कितना आएगा 19, और 19 में फिर किसका भाग जाएगा 19 का ही जाएगा तो आएगा 1। दूसरा 152 में भाग देंगे तो 2 का जाएगा, कितना आएगा 76। 76 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 38। 38 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 19, और 19 में 19 का भाग देंगे तो 1। यानी अपने पास संख्या थी 95 जिसको आपने लिखा 5 × 19, और दूसरा है 152 जिसको आपने लिखा 2 × 2 × 2 × 19। आपको ज्ञात करना है इसका HCF। तो देखो HCF में क्या होता है आपको पता है, कॉमन आना जरूरी होता है। तो देखो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है 19 और 19, एक बार 19 आ रहा है तो सीधा HCF क्या हो गया 19। सीधी सी बात है, जो कॉमन आता है वो क्या होता है HCF। तो ये था इसका तीसरा सवाल। अब देखते हैं चौथा सवाल। दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, उनका HCF 30 है, तो LCM ज्ञात करना है। आपको पता है यहां पर आपने एक सूत्र पढ़ा था, ये पढ़ा हुआ है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू
एलसीएम। ये आपको सूत्र आपको पता है, तो देखो आपको इसके अंदर मान रख दो। देखो इसको संख्या को और दूसरी संख्या को गुणा करके पहले से ही दे रखा है, उसने गुणा करके ही दिया, यानी इसकी जगह 1080। मान लो यहां पर कोई भी दो संख्या थी, उसको गुणा किया तो 1080 है। उसका एचसीएफ की जगह कितना रखना है 30 और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम को इधर रखो, बाकी संख्या को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 1080 बटे 30 बराबर एलसीएम। देखो ये 30 इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में, तो एक जीरो से पहले एक जीरो कट गया, ये 3 के पाड़े से, तो कितना आ गया एलसीएम बराबर आ गया 36। एलसीएम यहां पे कितना आ गया 36, ये 1080 था, वो 30 से कितनी बार कटा 36 बार, तो ये आ गया आपके पास इसका एलसीएम। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इस सवाल को एक एक नंबर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, पांचवा और छठा। ये दोनों ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा दोनों ही सवाल के अंदर। इसको ध्यान से देखिएगा तब ये समझ में आएंगे। देखो सवाल क्या दिया है, संख्या 441 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार बताइए। वैसे तो आप देखते हैं यहां से क्या बताओगे, 7 की घात आ रही है तो अशांत है, लेकिन ऐसा अभी आप करने से पहले थोड़ा सा इसको देख ले। इस 441 के अपन क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले इसमें 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 1, 4 और 7, फिर से 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 4, 9, फिर 7 का भाग देंगे, फिर 7 का भाग देंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या आ रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 2 इंटू 7 की घात 2। तो देखो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 4 4 1, इसको क्या लिखा है 3 की घात 2 इंटू 7 की घात 2 बटे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 2। ध्यान देंगे यहाँ पे देखो 7 वाली ऊपर से घात थी, ये इसे कट गई। ठीक है, ये आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट रही होती है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा आता है 2 और 5 के अलावा कट रही होती है, तो वो शांत भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इस संख्या का हर 2 की घात m बट इंटू 5 की घात n के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत आवर्ती का है या शांत है, शांत आवर्ती का है। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली यही बात थी कि 441 के, या सीधा आप 441 को 7 से काट सकते थे। ठीक है, तो ये इसका ध्यान रखना है, ये दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इस तरह के सवाल भी आपको पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। उसके बाद अगला देखो, परिमेय संख्या 43 बटे 2 की घात 2 5 की घात 3, 43 लिखा हुआ है कि दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा, यानी दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। तो देखो इसको करते हैं, तो आपको पता है यहां पर क्या है, संख्या दी हुई है 43 बटे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। दोनों की घात बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंश व हर में किसकी गुणा करेंगे, 2 की घात 1 की गुणा करने पर। देखो 2 की घात यहां बराबर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 43 बटे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 इंटू 2 की घात 1 बटे 2 की घात 1। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 43 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3, जिससे अपना हो जाएगा 43 बटे 10 की घात 3। ठीक है, और 10 की घात 3 का मतलब 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, कितने अंकों के बाद आता है, यह है संख्या दशमलव के 3 अंकों, दशमलव के पश्चात, यहां पश्चात लिखना है, 3 अंकों पर समाप्त होगी, या दशमलव के बाद 3 अंक होंगे या 3 अंकों पर समाप्त
होगी। तो ये देखो आपको ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे देखो पूछा क्या था इसमें, ये नहीं पूछा था कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है या दशमलव के बाद जो दशमलव प्रसार बताइए, ऐसा नहीं पूछा था। इसने पूछा था जो आप दशमलव प्रसार निकालें उस दशमलव प्रसार के दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। तो देखो 10 की घात 3 बनी है तो इसका मतलब 3 अंकों के बाद अपने को पॉइंट लगाना है, तो दशमलव के बाद 3 अंक हो गई। दोनों ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। ये आपको दिया है सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या बन जाए, यानी √ के बाहर संख्या है। तो देखो आपको दिया हुआ है 27 के कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखो ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। 27 को 3 से किया तो 9 को 3 से किया तो 3 को 3 से किया तो 1। जब भी आप √ के बाहर निकालो तो अपन क्या करते हैं, इसको किससे, अगर 1 और 3 आ जाता है यहाँ पे तो फिर जोड़ा बन जाता है। यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 और 3 आ जाता तो 2 के जोड़े बन जाते और 3 × 3 संख्या आ जाती 9। यानी आपको क्या करना है, ये 1 और 3 से गुणा करना है, लेकिन ये √ के अंदर ही रहना चाहिए। ये संख्या भी √ के अंदर है, ठीक है। तो √ के अंदर रहना चाहिए तो अपन क्या करेंगे, यानी इसको लिख देंगे इस तरह से 3 × 3 × 3, यानी एक जोड़ा ये बन जाएगा, दूसरा जोड़ा बनना लीजिए यानी 3 से। तो लिखेंगे √27 को √3 से गुणा करने पर यह प्राकृत संख्या बन जाएगी, यानी सबसे छोटी संख्या है वो है √3। बाद में तो √27 को √27 से गुणा करेंगे तो 27 तो बन ही जाएगा, लेकिन उसने कहा है सबसे छोटी संख्या या सबसे न्यूनतम संख्या, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी हुई, √3। तो ये है अपना आंसर। √3 से गुणा करेंगे तो ये एक पूरी प्राकृत संख्या बन जाएगी। उसके बाद देखो दो संख्या, यदि दो संख्याओं के लिए HCF और LCM बराबर है, देखो बीच में बराबर का चिन्ह लगा रखा है, मतलब HCF और LCM बराबर है, तो दोनों संख्या कौन सी होगी, यानी किन दो संख्याओं का HCF और LCM बराबर रहता है, ठीक है। तो देखो अगर दोनों संख्या बराबर है, दोनों ही संख्या ही बराबर है, तो उनका HCF और LCM क्या होता है, बराबर। तो लिखेंगे दो समान या बराबर लिख दो, बराबर संख्याओं का HCF बराबर LCM होता है, HCF बराबर LCM होता है। आप खुद उदाहरण से लेके देख सकते हैं। आप उदाहरण लेके देखो, जैसे मान लो मैंने लिया 25 के गुणनखंड किए तो 5, यह 5 फिर 5 1, दूसरी संख्या ली 25, इसको 5 से भाग किया 5 आया, 5 से 5, यानी दोनों संख्या 25 है। तो मैंने लिखा 25 को लिखा 5 × 5 और यहाँ पे 25 को लिखा 5 × 5। पहले इसका निकाल लेते हैं HCF में देखो दोनों संख्या में कॉमन आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आ रहा है 5, ये भी आ रहा है, एक बार ये आ रहा है, एक बार ये आ रहा है, तो 5 × 5 मतलब हो गया 25। उसके बाद देखते हैं इसका LCM में दोनों में कॉमन आना जरूरी नहीं है, एक अंक लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बार। देखो 5 इसमें भी 2 बार है और इसमें भी 2 बार है, तो 5 को पढ़ लेंगे 2 बार, तो ये भी कितना आएगा 25, यानी LCM भी 25 और LCM भी 25। अगर दोनों संख्या बराबर है, कितनी भी दो संख्या हो, 3 हो 5 हो, अगर दो जितनी भी संख्या है वो सारी एक जैसी है, समान है, जैसे 25 25 25 या 50 50 50 100 100 100 कोई सी भी ले लो, अगर जितनी संख्या है सारी की सारी बराबर है तो उनका HCF और LCM भी वही आएगा। तो इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, नवा सवाल। ये दोनों भी देखो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो नवा सवाल ये, यदि A तथा 18 का LCM 36 है तथा A तथा 18 का HCF 2 है, तो आपको A का मान बताना है। तो वही सूत्र काम में लेंगे अपन। क्या सूत्र है, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, A और B पहली और दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। मान रख दो A की जगह तो A, B की जगह अपने को संख्या दे रखी है 18, यानी पहली संख्या A है और दूसरी 18 है, ठीक है। यानी A बराबर तो A ही है, B बराबर आपको 18 दे रखा है। HCF कितना है 2 और LCM कितना है 36। अपने को तो A का मान निकालना है, तो A बराबर 2 × 36/18। 18 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये से कट रहा है 18 × 18 18 × 36, तो 2 × 2 कितना आ गया 4, यानी इसका HCF कितना आ गया, सॉरी A का मान A बराबर कितना आ गया 4।
ये जो निकाला है ए का मान निकाला। सिंपल सा सवाल है लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको दिया हुआ है यहाँ दो संख्या दे रखी है, पहली संख्या को 1 कह दिया, दूसरी संख्या 18 है, इसका एलसीएम 36 है और एचसीएफ है वो है 2। आपको इसका पहली संख्या यानी a का मान ज्ञात करना है। तो आपके पास सूत्र है a * b बराबर HCF * एलसीएम। तो a की जगह तो ये रहना, तो b की जगह 18 और इधर HCF 2 एलसीएम 36। आपको a का मान निकालना है, 18 को इधर ले जाओ तो ये भाग में, तो इसका भाग देते ही अपने पास कितना आ जाएगा 4। उसके बाद देखो अगला भी महत्वपूर्ण सवाल है। आपको दिया n प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब जो 1 से शुरू होती है, ठीक है। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, जिसको n से लिखते हैं। n बराबर ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 और अनंत तक चलती है, ठीक है। ये अनंत का चिन्ह होता है। आपको कहा है 6 की घात n माइनस 5 की घात n, तो इकाई का अंक क्या आएगा, ठीक है। इकाई का अंक आपको बताना है, इसके बराबर इकाई का अंक क्या आएगा। अगर ये निकाले तो इकाई का, तो देखो एक बार अपन 6 की घात 1 रख के देखते हैं 5 की घात 1, तो 6 की घात का 1 का मतलब होता है 6 और 5 की घात का 1 का मतलब 5, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1। चलो 1 तो आ गया। अब दूसरा निकाल के देखते हैं 2 से भी। वैसे तो 1 ही आएगा, आंसर तो 1 ही है, लेकिन और अभी करके देखते हैं, 2 घात रख के देखते हैं। n बराबर 2 रख के देखते हैं। 6 की घात 2 माइनस 5 की घात 2, 6 की घात 2 कितना होता है 36 और 5 की घात 2 25। आपको तो इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाना है, यानी इस 6 में से 5 का घटाना है, क्योंकि इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1। एक और रख के देख लेते हैं 3, आपको पता चल जाएगा। n बराबर 3 रख के देखते हैं। 6 की घात 3 माइनस 5 की घात 3, तो 6 की घात 3 कितना होता है 216 और 5 की घात 3 125। आपको तो इसमें से घटाना है। 6 की घात कितनी भी निकालो अंतिम अंक 6 आएगा, और 5 की घात कितनी निकालो अंतिम अंक 5 आएगा। तो इसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक 1, यानी ये हमेशा और हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा 1 ही आएगा। 6 की घात में से कितनी भी घात में से 5 की घात कितनी भी घटा दो प्राकृत संख्या, चाहे 1000 की घात, यहाँ 6 की घात 1000, 5 की घात 1000 ले लो, या 10,000 ले लो, 1 लाख ले लो, कितनी भी ले लो, लेकिन इकाई का अंक सब में क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ये इतने तो थे आपके जो एबीसीडी वाले प्रश्न यानी ऑप्शन वाले, लेकिन अपने को इसी तरीके से करना है, क्योंकि पेपर में आपको इसी तरीके से सॉल्व करके बताना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं 11वां सवाल। ये क्या दिया हुआ है, आपको दिया यदि p बटे q, आपको कोई परिमेय संख्या दे रखी है p बटे q, जहां q बराबर 0 नहीं है, एक परिमेय संख्या है, ये आपको परिमेय संख्या बता रही है। तो q पर क्या प्रतिबंध होगा, यानी q की कौन सी शर्त है, जबकि p बटे q एक शांत दशमलव हो, यानी एक शांत दशमलव होने की। तो शांत दशमलव की शर्त आपको पहले वाली याद होनी चाहिए। तो लिखेंगे जब q बराबर 2 की घात m इंटू 5 की घात m, q को 2 की घात बटे m की 5 घात के रूप में हो तो परिमेय संख्या p बटे q का दशमलव शांत होगा। यानी आपको बस इतना सही लिखना है, जब q बराबर इस संख्या का हर कह दो, या q को क्या करें 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में अगर हो, जब q यहां बराबर लिख दो, q बराबर 2 की घात इंटू 5 की घात n के रूप में हो, या इसके रूप में लिख सकते हैं, या q बराबर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हो, तो यह परिमेय संख्या p बटे q का दशमलव कैसा होगा, शांत होगा। अगर 2 या इससे अलावा आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आपको पूछा था प्रतिबंध कौन सा होगा, यानी ये शांत होने की शर्त बतानी है, तो ये शांत होने की शर्त होगी। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल 12वां। सरल कर बताइए कि संख्या, ये दो संख्या दी हुई है, एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। आपको इसको सरल करके बताना है ये परिमेय है या अपरिमेय। पहले तो आपको दिख रहा है जैसे √5 आ गया, जिसका √ नहीं निकलता, 45 का नहीं निकलता, 20 का नहीं निकलता, तो दिखने में तो ये दिख रहा है अपरिमेय संख्या, लेकिन आपको देख के नहीं बताना है, इसको सॉल्व करके बताना है। कभी भी एग्जाम के अंदर जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी में अपना क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको जो संख्या दी हुई है वो दिया हुआ है 2 √45 प्लस
3 अंडर रूट 20 बटे 2 अंडर रूट 5। ध्यान देंगे यहाँ पे मैं कुछ संख्याएं सॉल्व करके बता रहा हूँ। अंडर रूट 45 को क्या लिख सकते हैं, देखो 45 को अंडर रूट में ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 5। 9 को 5 से गुणा करते हैं तो 45 आता है। देखो 9 इंटू 5 ही क्यों लिखा, ठीक है। 15 इंटू 3 क्यों नहीं लिखा, 9 इसलिए लिखा क्योंकि 9 का पूरा वर्गमूल अपने को पता होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो इस 3 को अंडर रूट के बाहर लिख सकते हैं, जबकि 5 अंदर का अंदर रहेगा क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। वहीं दूसरी संख्या बात करें 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 20 को ऐसी संख्या, एक तो ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो देखो अपन क्या लिख सकते हैं इसको 4 इंटू 5। देखो 4 को 5 से गुणा करते हैं तो 20 आता है, लेकिन 4 का वर्गमूल अपने को पता है, इसीलिए लिखा है। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 को अंडर रूट के बाहर रखेंगे, 5 को अंदर रखेंगे, ठीक है। और बाकी नीचे वाला इसको ऐसे रहने देखो क्योंकि 5 के गुणनखंड नहीं होते। तो देखो इसको मैंने ऐसे लिखा 2 इंटू 45 को क्या लिखना है 3 अंडर रूट 5 प्लस 3 इंटू 20 को क्या लिखना है 2 अंडर रूट 5 बटे 2 अंडर रूट 5। देखो ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 5 कॉमन आ रहा है। देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो मैंने क्या किया अंडर रूट 5 ले लिया कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 2 इंटू 3, 2 और 3 बचा, 2 और 3 के आपस में गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 6। यहां पर देखो 3 इंटू 2 तो ये भी क्या हो जाएगा 6 बटे 2 अंडर रूट 5। अब देखो ये अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये इसके गुणा में और यहाँ भी गुणा में है, ठीक है। बचा क्या अपने पास बचा हुआ है 6 प्लस 6 यानी 12 बटे 2। 6 और 6 जोड़ा तो 12 बटे 2। 12 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6। और 6 क्या है परिमेय संख्या है, तो क्या लिखेंगे, तो यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये आपको देखो सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसको ध्यान में रखिए। आपको क्या है इन संख्याओं के इस तरह से गुणनखंड करने थे कि एक संख्या अंडर रूट के बाहर आ जाए और एक अंडर रूट के अंदर है, तो सब में क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे देखो अंडर रूट 5 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों में से 5 कॉमन ले लिया तो ये बचा 2 इंटू 3, ये 6 हो गया, ये भी बचा 2 इंटू 3, ये भी 6 हो गया। तो इस तरह से इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये थे आपके विविध के कुछ सवाल, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे के सवाल अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।